ऐसी मिस्ट्रीज जो सदियों से सिर्फ एक रहस्य बने हुए थे, लेकिन सालों बाद साइंस और रिसर्च ने फाइनली उन्हें सॉल्व किया। नंबर 1, 1845 में एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर सर जॉन फ्रैंकलिन अपनी एक्सपीडिशन टीम के साथ आर्कटिक की तरफ निकले। उनका गोल नॉर्थ वेस्ट पैसेज को डिस्कवर करना था। ये एक ऐसा सी रूट था जो अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है। उनके पास 2 शिप्स थे, HMS एयरबस और HMS टेरर, जिस पर टोटल 129 क्रू मेंबर्स थे। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, लेकिन फिर वो शिप्स आर्कटिक आइस में फंस गए और यहीं से उनका कनेक्शन दुनिया से कंप्लीटली कट हो गया। महीनों तक उनका कोई कांटेक्ट नहीं आया। फिर साल बीत गए, सर्च मिशंस भेजे गए, लेकिन उनका कोई क्लियर ट्रेस नहीं मिल रहा था, जैसे वो समुंदर में कहीं गायब हो गए हों। फिर कुछ साल बाद कुछ क्लूज मिलने लगे जो काफी डिस्टर्बिंग थे। कुछ जगहों पर बोन्स मिले जिन पर कट मार्क्स थे। इसका मतलब ये था कि क्रू ने एक्सट्रीम सिचुएशन में कैनिबलिज्म यानी इंसानी मांस तक खाया था। आइस के अंदर कुछ प्रिजर्व्ड बॉडीज भी मिली जो परफेक्टली इंटैक्ट थी। फिर एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई। क्रू के कुछ नोट्स मिले जिसमें लिखा था कि शिप्स अबैंडन कर दिए गए थे और लोग आइस पर चलकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस चीज से ये अभी भी मिस्ट्री था। फिर लगभग 100 साल बाद जब साइंटिस्ट ने बॉडीज का डिटेल एनालिसिस किया तो उन्हें एक अनयूजुअल चीज मिली। उनके बोन्स और हेयर में लिड यानी सीसा, जो एक केमिकल एलिमेंट है, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई मिला। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनके कैंड फूड और वाटर सिस्टम में लिड कंटामिनेशन था। मतलब जो खाना उन्हें बचाने के लिए दिया गया था वही धीरे धीरे उन्हें पॉइजन कर रहा था। लिड पॉइजनिंग की वजह से उनकी थिंकिंग स्लो हो गई, डिसीजन मेकिंग वीक हो गई और ऑलरेडी एक्सट्रीम कोल्ड और आइसोलेशन ने सिचुएशन को और डेडली बना दिया। फाइनली ये समझ आया कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मल्टीपल डिजास्टर का कॉम्बिनेशन था, जैसे एक्सट्रीम आर्कटिक कोल्ड, फूड शॉर्टेज और लिड पॉइजनिंग। बाद में 2014 और 16 में आर्कटिक के आइस के नीचे दोनों शिप्स भी मिल गए। नंबर 2, सेंट्रल अमेरिका की एंशिएंट सिविलाइजेशन माया सिविलाइजेशन के पास एक कॉम्प्लेक्स लिखने का सिस्टम था जिसे मायन स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब स्पेनिश लोग वहां आए तो उन्होंने माया की बहुत सी बुक डिस्ट्रॉय कर दी और धीरे धीरे लोग उनकी लैंग्वेज पढ़ना भूल गए। सदियों तक उनके टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स पर लिखे सिंबल्स सिर्फ डिजाइन जैसे लगते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका मतलब क्या है। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि ये सिर्फ रिलीजियस या सिंबॉलिक साइन है, कोई एक्चुअल लैंग्वेज नहीं। फिर 20th सेंचुरी में एक टर्निंग पॉइंट आया। 1950s के अराउंड यूरी नोरोजोव नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ सिंबल्स नहीं बल्कि साउंड सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। शुरू में लोगों ने उनकी बात रिजेक्ट कर दी, लेकिन धीरे धीरे उनकी थ्योरी प्रूव होने लगी। 1960s से 80s के बीच और रिसर्चर्स ने काम कंटिन्यू किया और स्टेप बाय स्टेप सिंबल्स डिकोड होने लगे। जब स्क्रिप्ट रीड होने लगी तो पता चला कि माया लोग अपनी हिस्ट्री लिखते थे। उन्होंने अपने किंग्स, वॉर्स, डेट्स सब रिकॉर्ड किया था। मतलब जो मॉन्यूमेंट्स पहले सिर्फ सिंबल्स लगते थे वो एक्चुअली एक डिटेल्ड हिस्ट्री बुक निकले। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उनका कैलेंडर सिस्टम था। मायन कैलेंडर इतना एडवांस था कि वो सोलर साइकिल और लॉन्ग टर्म टाइम कैलकुलेशन को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता था। मतलब जो सिविलाइजेशन पहले हमें मिस्टीरियस और साइलेंट लगती थी वो एक्चुअली हाईली एजुकेटेड और साइंटिफिक थी। नंबर 3, इंग्लैंड में 1485 में एक बैटल हुआ जिसे बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड कहते हैं। इसी बैटल में किंग रिचर्ड III मारे गए थे। उस वक्त उनकी बॉडी को जल्दी में एक चर्च में ही दफन कर दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वक्त के साथ वो जगह बिल्कुल गायब हो गई। चर्च डिस्ट्रॉय हो गया, रिकॉर्ड्स खो गए और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद उनकी बॉडी कभी नहीं मिलेगी। सदियों तक ये मिस्ट्री बनी रही कि किंग
रिचर्ड द थर्ड की बॉडी एक्चुअली गई कहां। फिर 2012 में लेस्टर में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पुराने एरिया में एक्सकवेशन स्टार्ट किया और हैरानी की बात यह थी कि जहां वो डिगिंग कर रहे थे वहां एक सिंपल सा पार्किंग लॉट बना हुआ था। जैसे ही जमीन खोदी गई वहां एक स्केलेटन मिला और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस स्केलेटन की स्पाइन थोड़ी टेढ़ी थी, यानी स्कोलियोसिस जैसी कंडीशन जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस में किंग रिचर्ड द थर्ड के बारे में बताया गया था। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन और डीप हो गया। साइंटिस्ट ने डीएनए टेस्ट किया और उसको रिचर्ड द थर्ड के वंशजों से मैच किया और रिजल्ट परफेक्टली मैच निकला। इसका मतलब 500 साल से जो किंग मिसिंग था वो एक्चुअली एक पार्किंग लॉट के नीचे दफन था। बाद में उस स्केलेटन को लेस्टर कैथेड्रल में रिस्पेक्टफुली फिर से दफन कर दिया गया। नंबर 4, 525 बीसी के अराउंड कैम्बाइसस द सेकंड ने इजिप्ट पर रूल करते वक्त एक विशाल आर्मी भेजी थी। उनका टारगेट सिवा ओएसिस था जहां एक फेमस ओरेकल था। कहा जाता है कि लगभग 50,000 सोल्जर्स डेजर्ट के रास्ते मार्च कर रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में वो अचानक गायब हो गए। ना कोई सर्वाइवर मिला, ना कोई क्लियर ट्रेस। उस टाइम के हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा कि एक बड़ा सैंडस्टॉर्म आया और पूरी आर्मी को रेगिस्तान ने निगल लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ एक स्टोरी जैसी लगती थी, क्योंकि ग्राउंड पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहे थे। सदियों तक लोग इसे मिथ मानते रहे। फिर 2009 में एक ट्विस्ट आया। कैस्टिग्लियोनी ब्रदर्स ने सहारा डेजर्ट के एक रिमोट एरिया में बोन्स, वेपन्स और कुछ एंशिएंट आइटम्स मिलने का क्लेम किया। उनका कहना था कि ये वही लॉस्ट आर्मी के रिमेन्स हो सकते हैं और सैंडस्टॉर्म थ्योरी सही हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला एविडेंस कन्विंसिंग लगते हैं क्योंकि डेजर्ट में इस तरह अचानक दफन होना पॉसिबल है। लेकिन दूसरी साइड के आर्कियोलॉजिस्ट ने डाउट राइज किया। उन्होंने कहा कि प्रूफ कंप्लीट नहीं है, प्रॉपर वेरिफिकेशन मिसिंग है, अभी भी फाइनल कंफर्मेशन क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर क्लियर हो चुका है कि अगर वो आर्मी गायब हुई थी तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन एक डेडली सैंडस्टॉर्म ही हो सकता है। नंबर 5, 4th सेंचुरी के टाइम का एक रोमन ग्लास आर्टिफैक्ट है जिसे लाइकर्गस कप कहा जाता है। कप पर एक सीन बना है जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी के एक कैरेक्टर लाइकर्गस को दिखाया गया है, इसीलिए इसका नाम लाइकर्गस कप पड़ा। ये कप देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट चेंज होती है इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये कभी ग्रीन दिखाई देता है तो कभी डीप रेड। सदियों तक लोग समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे पॉसिबल है। कुछ लोग इसे मैजिक बोलते थे, कुछ इसे स्पेशल ग्लास टेक्निक बोलते। 20th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने जब इस कप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो उन्हें एक शॉकिंग चीज मिली। ग्लास के अंदर एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स थे और ये कोई नॉर्मल पार्टिकल्स नहीं बल्कि ये गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स थे जो लगभग 50 से 100 नैनोमीटर साइज के थे। नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतने छोटे पार्टिकल्स लाइट के साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जब लाइट कप के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो ग्रीन दिखाई देती है और जब लाइट उसके थ्रू पास होती है तो वो रेड दिखने लगता है। मतलब कलर चेंज कोई मैजिक नहीं बल्कि लाइट स्कैटरिंग का इफेक्ट है। हैरान करने वाली बात यह है कि रोमन क्राफ्ट्समैन को शायद ये एग्जैक्ट साइंस पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही इतनी एडवांस टेक्निक यूज कर ली जो इस फैक्ट को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। नंबर 6, 1991 में दो हाइकर्स हेलमुट साइमन और एरिका साइमन ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर के पास एल्प्स माउंटेन में ट्रैक कर रहे थे। तभी उन्हें आइस के अंदर एक बॉडी दिखी। पहले सबको लगा ये कोई रिसेंट एक्सीडेंट होगा, शायद कोई माउंटेनियर गिरकर मर गया होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी को निकाला गया एक शॉकिंग बात सामने आई। ये बॉडी बिल्कुल मम्मी की तरह प्रिजर्व थी। टेस्ट हुए और रिजल्ट ने सबको सरप्राइज
न्यूट्रलाइज कर दिया। ये आदमी लगभग 5300 साल पुराना था, जिसे ओडजी द आइसमैन नाम दिया गया। यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुरू में साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद वो कोल्ड एक्सपोजर से मर गया होगा, यानी फ्रीजिंग डेथ। लेकिन जब उसका डिटेल्ड सिटी स्कैन किया गया तब एक हिडन डिटेल सामने आई। उसके शोल्डर के अंदर एक एरो हेड मिला जो स्किन के अंदर घुसा हुआ था, मतलब उस पर किसी ने अटैक किया था। उसके हाथ पर चोट के निशान थे, जैसे वो फाइट कर रहा हो। उसके पास एक कॉपर का हथियार भी था जो उस टाइम के लिए काफी वैल्यूएबल चीज थी, मतलब वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। रिसर्चर्स ने क्लियर किया कि शायद वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया था, किसी ने उस पर एरो से अटैक किया और वो वहां से भागकर माउंटेन्स में चढ़ गया। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और इंजरी की वजह से वो जिंदा नहीं बच पाया और वहीं आइस में फ्रीज हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसका बॉडी इतना परफेक्टली प्रिजर्व हो गया कि 5000 साल बाद भी साइंटिस्ट उसकी लाइफ और डेथ को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, जो एक्चुअली एक प्री हिस्टोरिक मर्डर मिस्ट्री निकला जो हजारों साल बाद सॉल्व हुआ। नंबर 7, 1920s में डेनमार्क के एक दलदलीय एरिया में एक्सकवेशन हो रहा था। जगह का नाम हेजॉट स्प्रिंग मोस था। वहीं से एक अजीब सी पुरानी वुडन बोट मिली। ये बोट नॉर्मल नहीं थी, इसका शेप काफी यूनिक था, पतली, लंबी और दोनों एंड से पॉइंटेड, ऑलमोस्ट एक जाइंट कनू जैसा। एस्टिमेट लगाया गया कि ये 2400 साल पुरानी है, यानी आयरन एज की। अब मिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। बोट के आसपास वेपन्स भी मिले, मतलब क्लियर था कि ये कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्ट बोट नहीं थी। रिसर्चर्स ने सोचा कि ये किसी वॉर के बाद छोड़ी गई या फिर किसी रिचुअल का पार्ट थी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्लियर नहीं था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि ये बोट बनी कहाँ थी और इसका पर्पस एग्जैक्टली क्या था। सालों तक ये पजल बना रहा। फिर रिसेंट ईयर्स में अराउंड 2020 के आसपास साइंटिस्ट ने एक एडवांस टेक्निक वुड एनालिसिस का यूज किया। पता चला कि बोट का वुड लोकल एरिया का ही था, लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्निक काफी सोफिस्टिकेटेड थी। बोट बिना मेटल नेल्स के सिर्फ वुडन जॉइंट्स और लेसिंग से बनाई गई थी। जिस तरह से बोट और वेपन्स दलदल में केयरफुली प्लेस किए गए थे वो रैंडम नहीं लग रहे थे। इससे एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी कंफर्म हुई कि ये एक सैक्रिफिशियल ऑफरिंग थी, मतलब आयरन एज के लोग किसी जीत या इवेंट के बाद अपने वेपन्स और बोट को गॉड्स को डेडिकेट करते थे और उन्हें इंटेंशनली दलदल में डुबो देते थे। इसीलिए बोट इतनी अच्छी कंडीशन में मिली, क्योंकि दलदल का एनवायरनमेंट चीजों को प्रिजर्व कर देता है। दोस्तों, कौन सा पार्ट आपको सबसे शॉकिंग लगा कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।